So welcome back to this session. In previous session we have discussed speed, velocity, acceleration, graphical representation of motion, average speed and average velocity, uniform speed and uniform velocity. You can watch that video from the link given in the description box below. Now we will briefly discuss our previous topic, graphical representation of motion, and after that we will do glue box questions. Okay. So firstly, what we have discussed in distance time graph. हमने distance time graph में क्या स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने ये कहा था कि अगर हम y एक्सिस पर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड x एक्सिस पर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कर्व हमारा ऐसे है, लीनियर है, तो हम क्या कहेंगे कि जो है ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है। एंड ऐसा क्यों है, इसका हमने एक्सप्लेनेशन दिया था लास्ट लेक्चर में। ओके, अभी हम इसको ब्रीफली समराइज कर रहे हैं फटाफट से कि अगर y एक्सिस पर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड x एक्सिस पर टाइम को, तो जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। ओके, एंड अगर कर्व जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो ऐसे है तो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, ये कर्व की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। y क्या है? डिस्टेंस है, एंड x एक्सिस क्या है? टाइम है, एंड डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? हमारा स्पीड। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की हमें स्पीड का पता लगता है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो तो हमें पता लगता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, और अगर हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऐसे हो कर्व हमारा, तो क्या कहेंगे कि जैसे यहाँ पर डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है एंड यहाँ पर टाइम, तो ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पर है। क्योंकि देखो डिस्टेंस तो वही है बट टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या? बॉडी चल ही नहीं रही है, रेस्ट पर है। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एंड नाउ स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में हमने कुछ ग्राफ डिस्कस किए थे, जिसमें था सबसे पहले कि अगर y एक्सिस स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है एंड x एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है और ग्राफ ऐसे लीनियर है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्यों? क्योंकि हमने बोला ना कि हम स्लोप की वैल्यू कैसे निकालते हैं? y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। y क्या है? स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड x एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हमें स्पीड जो है वो कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, y एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? चेंज इन स्पीड को। पहले 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड, फिर 20 हो गई, फिर 30। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चेंज इन स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और चेंज इन स्पीड को हम क्या बोल देते हैं? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन स्पीड इज एक्सेलरेशन, चेंज इन स्पीड बाय टाइम इज एक्सेलरेशन। तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। और अगर y एक्सिस पे स्पीड ही है एंड टाइम x एक्सिस पे और ग्राफ ऐसे है, कर्व ऐसे है, तो इस कर्व को हम क्या बोलेंगे? इस कर्व से हमें क्या पता लग रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसकी। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की कैसे एक्सेलरेशन है? नॉन यूनिफॉर्म। एंड अगर हमारा ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ का कर्व ऐसे है, तो इसका मतलब क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म है बट उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। मतलब उसने 0 पॉइंट से स्टार्ट नहीं करा, उसकी कुछ ना कुछ स्पीड थी जब उसने स्टार्ट किया। ओके, और अगर ग्राफ इस तरह से है तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है उसकी पहले तो स्पीड ज्यादा थी एंड वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज होते होते डिक्रीज होते चली गई। ठीक है, इसमें यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रही थी स्पीड एंड इसमें यूनिफॉर्म रेट से स्पीड डिक्रीज हो रही है। इसलिए ऐसे ग्राफ जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रिटार्डेशन को। ठीक है, इसमें एक और केस भी है कि अगर
स्पीड टाइम ग्राफ हो और कर्व हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दे, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। पिछले केस में जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्कस कर रहे थे तो हमने बोला था कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, बट अभी क्या बोलेंगे कि क्या है ऑब्जेक्ट के बारे में, हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है इस ग्राफ से। देखो स्पीड वही की वही रह रही है, बट टाइम इंक्रीज होता जा रहा है। स्पीड वही है बट टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो क्या बोलेंगे हम कि उस ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की क्या है, कांस्टेंट स्पीड, मतलब उसकी स्पीड ही नहीं चेंज हो रही है, जो स्पीड थी बस अब वही है, टाइम बढ़ता जा रहा है और वो उसी स्पीड से चलता जा रहा है। तो स्पीड कैसी है उसकी, कांस्टेंट स्पीड है। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या था, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, बट स्पीड टाइम ग्राफ में अगर कर वैसा है तो ऑब्जेक्ट की क्या है, स्पीड कांस्टेंट, बिकॉज वहां पर वाई एक्सिस में डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा था, डिस्टेंस तो वही का वही था बट टाइम इंक्रीज हो रहा था, तो हमने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। बट इस केस में क्या है, ये एक्सिस स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसी है, कांस्टेंट स्पीड है। ओके, तो ये सारे केसेस थे स्पीड टाइम ग्राफ के, बट स्पीड टाइम ग्राफ हमें एक और वैल्यू के बारे में भी बताता है। ठीक है, वो वैल्यू क्या है हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ में ये स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टाइम। ठीक है, और ये हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप का है। ठीक है, तो स्पीड टाइम ग्राफ की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है क्या, इन स्पीड टाइम ग्राफ, please note down this point, in speed time graph the area enclosed by speed time curve and the time axis gives us the distance traveled by the body. इस पॉइंट का मतलब क्या है कि स्पीड टाइम ग्राफ में जो हमारी कर्व होती है उसके अंडर जितना भी एरिया होता है वो हमें किस चीज की वैल्यू देता है, डिस्टेंस की। ओके, जैसे ये हमारा स्पीड टाइम ग्राफ है, इसके अंडर में जितना भी एरिया आएगा वो हमें क्या देगा, डिस्टेंस देगा। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है। ठीक है, जैसे ये कर्व थी, इस कर्व के नीचे कितना एरिया आ रहा है, इतना ही एरिया आ रहा है ना, तो ये एरिया हमें डिस्टेंस की वैल्यू देगा। ओके, सिमिलरली अगर हमारा ग्राफ ऐसे ना होके ऐसे होता तो भी इस कर्व के अंडर कितना एरिया आ रहा है, ये एरिया आ रहा है ना, तो ये एरिया हमें डिस्टेंस की वैल्यू देगा। ये स्पीड टाइम ग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस की वैल्यू क्यों दे रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, उसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तब तक आप एक पॉइंट नोट डाउन करो, एंड ये डिस्टेंस की वैल्यू क्यों दे रहा है उसकी एक्सप्लेनेशन अब हमें डिस्कस करेंगे। बट आपको मेन पॉइंट सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो स्पीड टाइम ग्राफ है उसके कर्व के अंडर का जो एरिया होता है वो हमें डिस्टेंस की वैल्यू देता है। क्यों देता है वो भी बताते हैं। सपोज कि हमारा ग्राफ ऐसे था, दिस इज रिप्रेजेंटिंग स्पीड एंड दिस इज टाइम। ठीक है, अब इसके अंदर जो ग्राफ, इसके अंदर कितना एरिया आ रहा है, ये आ रहा है, तो मैं इसको डॉटेड लाइन से मार्क कर लेती हूँ कि मेरे को इस कर्व के अंदर इतना एरिया मिल रहा है, एंड मैं इसके पॉइंट्स मार्क कर लेती हूँ, O, A, P एंड C।
ठीक है। अब देखो स्पीड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ठीक है। अब हमारी इस ग्राफ में स्पीड क्या है, सी पॉइंट पर सी बी है ना, तो स्पीड मैं लिख देती हूं सी बी इक्वल टू डिस्टेंस, अभी हमें नहीं पता, टाइम कितना हुआ सी पॉइंट तक, ये ओसी, सी पॉइंट तक ओसी टाइम हो चुका था ना, तो मैं टाइम की वैल्यू लिख देती हूं ओसी। ठीक है। तो डिस्टेंस की क्या वैल्यू आ गई, सी बी मल्टीप्लाई ओसी। ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, डिस्टेंस की वैल्यू। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि ये कर्व का अंडर का एरिया डिस्टेंस दे रहा है, इस पॉइंट से ये कैसे प्रूफ हो रहा है। अभी देखो ये जो CB है ये OA के इक्वल होगा, बिकॉज ये वाली एक्सिस इस एक्सिस के पैरेलल है, तो जो CB की वैल्यू होगी वही वैल्यू OA की भी होगी। ठीक है। एंड जो वैल्यू OC की होगी वही वैल्यू AB की भी होगी। ठीक है, क्योंकि पैरेलल है। अब ये OC इज इक्वल टू AB एंड CB इज इक्वल टू OA। ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी किस शेप में होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल हो एंड पैरेलल हो, तो उसको हम फिगर को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। रेक्टेंगल का एरिया ऐसे निकालते हैं ना, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल एंड पैरेलल होती है। एंड ये जो प्रॉपर्टी है वो इस क्वाड्रिलेटर में हमारी हो रही है फुलफिल। तो इस शेप को मैं क्या बोल सकती हूँ कि शेप क्या है, रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया ऐसे फाइंड आउट करते हैं ना, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो अब ये चेक करो, क्या ये रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ नहीं है, CB एंड OC है ना, ये लेंथ एंड ब्रेड्थ है ना। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ करके हमें क्या मिलता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है। तो अब इस CB एंड OC की जगह मैं लिख दूं कि डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा। ठीक है। यहां से क्या आया हमारा कि जो रेक्टेंगल का एरिया होगा वही डिस्टेंस की वैल्यू होगी। ठीक है। और हमने भी तो यही पॉइंट एक्सप्लेन करना था कि अगर कर्व के अंडर का एरिया है स्पीड टाइम ग्राफ में, तो वो कर्व का अंडर का एरिया जो है वो हमें क्या देगा, डिस्टेंस। और ये एरिया कैसा था, रेक्टेंगल शेप का था, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू डिस्टेंस। यहां से ये प्रूफ होता है कि स्पीड टाइम ग्राफ में जो कर्व होती है उसके अंडर का एरिया हमें क्या देता है, डिस्टेंस। देखो आ गया ना, डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है, ये है, और ये क्या है, इस कर्व के अंडर का ही है। ठीक है। तो इसलिए यहां से प्रूफ होता है कि स्पीड टाइम ग्राफ में कोई भी कर्व होती है उसके नीचे का एरिया हमें डिस्टेंस की वैल्यू देता है। ठीक है। अब इसमें तो रेक्टेंगल बन रहा था, तो हम जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू पुट करी और हमारा आंसर आ जाएगा। जो भी उसकी वैल्यू होगी, CB की वैल्यू होगी और जो OA की वैल्यू होगी ग्राफ के अंदर, वो हम पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बट अगर हमारा जो ग्राफ है वो ऐसे हो तो हम कैसे निकालेंगे डिस्टेंस की वैल्यू। इसके अंडर का एरिया कितना होगा, इतना ही होगा, ये पार्ट ही आएगा ना। तो ये कैसी शेप बन रही है, ट्राइंगल की। तो अगर ग्राफ ऐसे हो तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। इस केस में तो हमारा निकल गया एरिया ऑफ ट्राइंगल से। बट नेक्स्ट केस में क्या, अगर हमारी शेप ऐसे नहीं होगी, अगर उसका कर्व कुछ इस टाइप का हो, तो कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं हम डिस्टेंस को, सिंपली एरिया अंडर कर्व गिव्स अस डिस्टेंस, join the points, this area will give us distance ना। so what is this shape, think about it। इसको मैं दोबारा रीड्रॉ करती हूँ। बताओ ये कैसी शेप है, ये शेप कैसी है, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। इस कर्व के अंडर का जो एरिया है वो हमें डिस्टेंस देगा। ठीक है। तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। बट ये शेप कैसी है,
बताओ। अब देखो, ये एक्सिस इस एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, एंड ये एक्सिस इस एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ये नॉन पैरेलल हो गई दोनों, ठीक है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में दो साइड्स तो पैरेलल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड तो पैरेलल है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड नॉन पैरेलल है। ऐसी शेप को हम क्या बोलते हैं? ट्रापेजियम, ठीक है। तो इस केस में जो डिस्टेंस है वो क्या देगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमें डिस्टेंस भी मिल जाएगा। ओके, सो हमने डिस्कस कर लिया कि स्पीड टाइम ग्राफ में जो कर्व है वो उसके अंडर का एरिया में डिस्टेंस देता है। सिर्फ इतना ही पॉइंट याद रखो, और जो उसका एक्सप्लेनेशन मैंने कराया है अभी कि कैसे देता है वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बस आपकी नॉलेज के लिए था कि कैसे आ रहा है डिस्टेंस हमारा स्पीड टाइम ग्राफ में। तो वो बस आपकी नॉलेज के लिए था। आप इतना याद रखो जो मैंने आपको सिखाया है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर शेप ऐसे हो तो लीनियर, ऐसे हो तो लीनियर, ऐसे हो तो नॉन लीनियर, एंड ऐसे हो तो रेस्ट। स्पीड टाइम ग्राफ में अगर ऐसे हो तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दिस वन इज नॉन यूनिफॉर्म, दिस वन इज यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो ये याद रखना है, और ये याद रखना है कि इस कर्व के नीचे का एरिया हमें क्या देने वाला है? डिस्टेंस। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस, ठीक है। हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन कंप्लीटली हो गया है। अब हम करने वाले हैं ब्लू बॉक्स क्वेश्चन। ब्लू बॉक्स क्वेश्चन से पहले एक पॉइंट याद रखना, एवरेज डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? एवरेज डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, बट हमने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया था। एक्सप्लेन तो हो गया था, बस फॉर्मूला रह गया था। तो फॉर्मूला क्या था? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो सिंपली u प्लस वी अपॉन 2, अर्थमेटिक मीन ऑफ वेलोसिटीज हम कर लेंगे। सिंपली u प्लस वी अपॉन 2। तो दोनों के फॉर्मुलेज अलग अलग हैं, याद रखना। एवरेज डिस्टेंस निकालना हो तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एंड एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो u प्लस वी अपॉन 2। ओके, नाउ वी विल डिस्कस ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस। सो ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस में पेज नंबर 102 पे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, मैंने आपको बोला था कि आप ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस पहले खुद से ट्राई करना। आई होप कि आपसे कुछ हो गए होंगे सॉल्यूशंस। अभी हम स्पीड एंड वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करके आना नोटबुक में वो डिस्कस करते हैं, बिकॉज हम इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अभी हम देखते हैं कि इसे लिख के कैसे आना है एग्जाम्स में। स्पीड की डेफिनेशन हमने क्या डिस्कस करी थी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ स्पीड। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी in per unit time. And what is velocity? Velocity क्या होती है? Velocity of a body is the displacement traveled by the body in per unit time. Okay, so next point क्या होगा? Speed is scalar quantity. And velocity is vector quantity. Speed can
नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, or you can write speed is always positive. And in case of velocity, velocity can be 0 and negative. ओके, सो ये हमारे स्पीड एंड वेलोसिटी के 3 पॉइंट्स है, 3 डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी के बीच में. लास्ट जो है, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव एंड वेलोसिटी कैन बी 0 एंड नेगेटिव. ऐसा क्यों? बिकॉज स्पीड का फॉर्मूला तो आप चेक करो, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन है. क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता. तो जब डिस्टेंस ही नेगेटिव नहीं होगा तो स्पीड कैसे नेगेटिव होगा? ठीक है, बट यहाँ पर क्या था, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है. तो इसलिए अगर डिस्प्लेसमेंट 0 नेगेटिव होगा तो उसका इम्पैक्ट वेलोसिटी पे भी पड़ेगा. तो इसलिए वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी 0 एंड नेगेटिव. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 इज, अंडर व्हाट कंडीशन is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed. इसमें 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स पर आप ध्यान दो, मैग्नीट्यूड, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड. तो हमें ये बताना है एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड. ठीक है, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, हमें सिर्फ इतना करना है कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो जाए. तो ये कब होंगे? ये तब होंगे अगर जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट पाथ में चल रही है. क्योंकि अगर उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ही नहीं चेंज होगी तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो उस केस में क्या होगा, जो दोनों का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो जाएगा. ठीक है, देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. दोनों में फर्क क्या है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में? कि वेलोसिटी में हम डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं और इसमें हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते. तो अगर डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रही है तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो जाएंगे ना. ठीक है, तो उस केस में हम कहेंगे कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के मैग्नीट्यूड के इक्वल है. तो आपको यही लिखना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ an object is equal to its average speed only when the object moves इन स्ट्रेट पाथ. स्ट्रेट पाथ में क्या होगा, डायरेक्शन ही नहीं चेंज होगी तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा ना, एवरेज वेलोसिटी का और एवरेज स्पीड का. दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट पाथ. क्योंकि हमें इस बात पर ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज ना हो. ओके, So our next question is, what does the odometer of an automobile measures? ये ओडोमीटर हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की. ओडोमीटर क्या मेजर करता है, डिस्टेंस को मेजर करता है. और व्हीकल में एक और मीटर लगा होता है स्पीडोमीटर, वो क्या मेजर करता है, स्पीड को. ये डिस्टेंस को मेजर करता है ओडोमीटर, एंड स्पीडोमीटर स्पीड को मेजर करता है. सो राइट डाउन सिंपली दैट द ओडोमीटर ऑफ एन automobile measure the distance traveled by it. Okay, so now question number 4, what does the path of an object look like when it is in uniform motion? ठीक है, ऑब्जेक्ट का कैसा पाथ होता है जब वो यूनिफॉर्म मोशन ट्रैवल करता है? हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डिस्कस किया था. कैसा होता है, द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी लीनियर. ठीक है, कैसे ड्रॉ करते हैं हम इसे,
ये डिस्टेंस, ये टाइम एंड दिस, इसी को तो बोलते हैं ना हम यूनिफॉर्म मोशन। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट का पाथ। सो दिस इज द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay. So क्या क्वेश्चन में कहा है कि एक एक्सपेरिमेंट में एक सिग्नल आ रहा है स्पेसशिप से, ठीक है। एक सिग्नल स्पेसशिप से ग्राउंड स्टेशन पर 5 मिनट्स में पहुंचता है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि उस सिग्नल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उस स्पेसशिप से ग्राउंड स्टेशन तक। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द, स्पेसशिप का क्या डिस्टेंस है ग्राउंड स्टेशन तक, ठीक है। ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि वो जो सिग्नल ट्रैवल कर रहा है उसकी स्पीड क्या है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें स्पेसशिप ने एक सिग्नल जो है वो ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचा 5 मिनट में। हमें बताना है कि जो स्पेसशिप है वो ग्राउंड स्टेशन से कितनी दूर है। अगर ये सिग्नल की स्पीड हमें दे रखी है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो इसमें बात क्या हो रही है, स्पीड की, डिस्टेंस की और टाइम की। हमें देखो टाइम दे रखा है 5 मिनट्स, स्पीड दे रखी है, क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। तो क्या यूज कर सकते हैं हम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ये फॉर्मूला है ना हमारा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या है हमारा 5 मिनट्स में, पर जो हमारी स्पीड है वो क्या दे रखी है हमें मीटर पर सेकेंड्स में। तो इसलिए हम इस 5 मिनट को भी सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। सो व्हाट इज टाइम, टाइम इज 5 मिनट्स। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60। तो 5 मल्टीप्लाई 60 कितने सेकेंड्स हो गए, 300 सेकेंड्स, ठीक है। तो टाइम की वैल्यू पुट करो, स्पीड की वैल्यू पुट करो, डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। टाइम कितना है हमारा 300, तो वैल्यूज पुट करते हैं। स्पीड, स्पीड की वैल्यू क्या है हमारी 3 into 10 to the power 8। ओके, डिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। टाइम की वैल्यू क्या है 300, तो ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा 3 into 10 to the power 8 मल्टीप्लाई 300 इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो इसको भी 10 to the power 8 है ना, तो मैं इसको भी 10 की पावर्स में लिख लेती हूँ। तो कैसे लिखेंगे इसे, 3 into 10 की पावर 8, 2 zeros है ना, तो मैं ऐसे लिखूंगी 3 into 10 to the power 2, लिख सकती हूँ ना ऐसे। तो इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। तो अब क्या करें, इसे कैसे करना है सॉल्व। आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पढ़ा होगा ना 8th क्लास में, कैसे करते हैं सॉल्व अगर पावर हो तो। देखो बेस सेम है, तो जो पावर्स है ऊपर की वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 10 to the power 8 plus 2 और 3 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है 9। सो 9 मल्टीप्लाई दिस 10 to the power 8 plus 2 इक्वल टू डिस्टेंस। तो आंसर क्या आ गया 9 into 10 to the power 10। यूनिट्स क्या आएंगी, डिस्टेंस किसमें होता है मीटर में, तो 9 into 10 to the power 10 मीटर। सो दिस इज द आंसर। सो नेक्स्ट हमारे पेज नंबर 103 के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के ब्लू बॉक्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज, when will you say a body is in uniform acceleration and non-uniform acceleration? आप एक बॉडी को कब कहोगे कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है या फिर वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, ठीक है। हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बॉडी को कब कहते हैं, जब उसकी वेलोसिटी तो चेंज हो बट इक्वल अमाउंट्स में,
ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है बट इक्वल अमाउंट्स में, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है जब वेलोसिटी, तब हम बोलते हैं कि बॉडी जो कि एक्सेलरेशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो जब चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा तो हमारी एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो आप, मैंने एग्जाम्पल आपको लास्ट में बताया था, लास्ट वीडियो में, कि जो बाइसाइकिल है, ठीक है, जब वो एक स्लोप से नीचे आ रही है और उसके ऊपर विंड की जो हमारे फोर्स लगती है, विंड रेजिस्टेंस, वो भी नहीं लग रही है, और वो पर्सन बाइसाइकिल को पैडलिंग भी नहीं कर रहा है, तो वो स्लोप से जब वो नीचे आएगी तो जो उसकी एक्सेलरेशन चेंज होगी, ठीक है, क्योंकि स्लोप पे जब जाते हैं तो चेंज होती है ना हमारी, तो अब जब इसकी चेंज होगी ना जो वेलोसिटी, तो वो एग्जाम्पल है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ठीक है, आप इसमें एक और एग्जाम्पल भी कंसिडर कर सकते हो। अगर मैं बॉल को थ्रो कर दूं नीचे, ड्रॉप कर दिया मैंने इस बॉल को नीचे ग्राउंड पे, और मैं ये सपोज करके चल रही हूं कि कोई इस पे फ्रिक्शन नहीं लग रही, किसी भी तरह की फ्रिक्शन नहीं लग रही विंड की, तो ये जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जब हम कंसिडर करके चलते हैं कि कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा, कोई विंड रेजिस्टेंस नहीं लग रहा, तो हम उस बॉडी को क्या बोल देते हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी पे जो एक्सेलरेशन होगा इस बॉल का, वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि बॉडी कब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगी। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो बहुत सिंपल है, जब हमारी वेलोसिटी चेंज तो होती है बट अनइक्वल अमाउंट्स में। कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था, हम घर से निकले, पहले मार्केट में गए, मार्केट में बहुत ट्रैफिक था तो स्पीड एकदम स्लो हो गई, फिर ट्रैफिक क्लियर हो गया तो स्पीड एकदम फास्ट हो गई। तो स्पीड जो है चेंज हो रही है बट अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है, कभी कैसे कभी कैसी। तो ये एग्जांपल था नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। इसे एक बार नोट डाउन कर लेते हैं डेफिनेशन के फॉर्म में। सो व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अ बॉडी हैज a uniform acceleration if its velocity changes by equal amounts in equal intervals of time। ठीक है, एग्जाम्पल, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम कैसे लिखेंगे डेफिनेशन में, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड। अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if its velocity changes by unequal amounts in equal intervals of time। Example, motion of car in traffic। Okay, so now our next question is, a bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। हमें बस की एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। ओके, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, अपॉन टी। एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी क्या, v माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ओके, ये हमारा फॉर्मूला होता था, बट अब यहाँ पर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है कौन सी। अब देखो ना, बस की स्पीड डिक्रीज हुई है, कैसे, 80 से 60 पे गया,
ये क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी और ये क्या है फाइनल वेलोसिटी। आपको सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, बट 1 सेकेंड, आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है। आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो मेक श्योर कि जितनी भी आप वैल्यूज पुट कर रहे हो उनकी यूनिट्स भी सेम हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में है और यहाँ पर टाइम क्या है सेकेंड्स में है, तो आप इसको भी क्या करोगे मीटर पर सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे स्पीड को। ठीक है, यहाँ पर सेकंड में है ना टाइम, तो यहाँ पर आवर में है टाइम, तो हमें क्या करनी पड़ेंगी यूनिट्स चेंज करनी पड़ेंगी। यूनिट्स कैसे चेंज होती हैं 80 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किस में जाना है मीटर में, और आवर से किस में जाना है सेकेंड्स में। तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या होता है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, है ना। तो 80 इंटू 1000, ठीक है। और आवर से सेकेंड्स में जाने के लिए क्या होता है 1 आवर इक्वल टू कितने सेकेंड्स होते हैं 60 मल्टीप्लाई 60 3600, तो 3600, ठीक है। 20 से 20 कैंसिल हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया 18 और यहाँ पे क्या आ गया 5, ठीक है। तो ये ध्यान रखो कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड पे में जाना है तो आप सिंपली 5/18 से ही मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपको 1000 और 3600 लिखना पड़ेगा, इन्हें कैंसिल करके 5/18 आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपको दिख रहा है ना कि किलोमीटर पर ऐसे आपको सेकंड्स में जाना है, तो आप सिंपली क्या करो 80 मल्टीप्लाई 5 इंटू 18। ये सब इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 5/18 ही आने वाला है ना हमेशा इन्हें कट करके। तो 80 मल्टीप्लाई 5/18, इसे सॉल्व करोगे तो आपका मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करो, अपने नोटबुक्स में से सॉल्व करो। 80 इंटू इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई 5/18, कैंसल। क्या आ गया है बताओ, आ गई है वैल्यू। अब 200/9 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी इनिशियल वेलोसिटी 22.2 मीटर पर सेकेंड्स, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है 60, इसे भी हमें मीटर पर सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई 5/18, कैंसिल दिस, हो रहा है ना कैंसिल। 3 3 9 एंड दिस 1 10, क्या हो गया 50/3। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 50/3 को सॉल्व करके 16.6 मीटर पर सेकेंड्स, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज जो है वो पुट कर दो। a इक्वल टू v क्या हमारा 16.6, तो लिखो 16.6 माइनस 22.2 अपॉन टाइम टेकन इज 5। 22.2 को 16 सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या आएगा -5.6 अपॉन 5। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा -1.12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। -1.12 मीटर सेकेंड स्क्वायर। So our final answer is -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस आ रहा है हमारा साइन। हमें पता है एक्सेलरेशन 2 टाइप्स की होती है, अगर साइन नेगेटिव आ जाए तो हम उस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं रिटार्डेशन। सो दिस इज रिटार्डेशन। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, a train starting from a railway station and moving with uniform acceleration attains a speed of 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. हमें क्या फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। हमने पिछले क्वेश्चन में भी एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट किया था। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका एक्सेलरेशन का, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। बट यहाँ पर इनिशियल फाइनल टाइम है क्या, ट्रेन हुई है स्टार्ट, तो मतलब वो क्या थी पहले रेस्ट पे थी, और रेस्ट पे थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0, ठीक है। फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन तो हो रही है, स्पीड चेंज तो हो रही है बट यूनिफॉर्म रेट से हो रही है, और स्पीड है क्या उसकी 40 किलोमीटर, मतलब ये क्या हमारी फाइनल वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स।
10 मिनट्स क्या है? टाइम। सो टाइम इज 10 मिनट्स। तो हमारी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड्स। तो हमें इन दोनों टर्म्स को क्या चेंज करना पड़ेगा? सेकेंड्स में। इसको मीटर पर सेकेंड्स में एंड टाइम को सेकेंड्स में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड्स में लेके जाना हो तो आप कैसे करोगे? 40 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करो इसे, क्या आ गया? 100/9। ओके, और टाइम को जब चेंज करोगे तो टाइम हमारा क्या है? 10 मिनट्स। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60। तो आप 10 को क्या करोगे? 60 से मल्टीप्लाई, क्या आ गया? 600 सेकेंड्स। सो नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ V, U एंड T। वैल्यूज क्या आई थी हमारी? V की क्या आई है? 100/9 एंड टाइम क्या है? 600 सेकेंड्स। सो पुट वैल्यूज A इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी? 0। तो पुट करो 100, 9 एंड 600। तो कैसे लिख सकते हैं? 100, 9 इंटू 600 कैंसल, दिस इज 1/54 एंड इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 0.0185 मीटर per second square. So this is the value of acceleration. Okay. Now we will do NCERT page number 107 blue box questions. So first question is, what is the nature of the distance time graphs for uniform and non-uniform motion of an object? ये तो आपको अच्छे से पता होगा, अभी मैंने आपको ड्रॉ करा के दिखाया था स्टार्टिंग में वीडियो में कि अगर यूनिफॉर्म मोशन हो तो कैसा ग्राफ होता है और नॉन यूनिफॉर्म हो तो कैसा होता है, बताया था। तो कैसे करेंगे इसका? ग्राफ ड्रॉ किया, लीनियर, डिस्टेंस, टाइम। ठीक है, तो ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? ऐसे, दिस इज डिस्टेंस, टाइम। So the distance time graph for uniform motion is this, and the distance time graph for non-uniform motion will be this. Okay, हो गया ये। अब next question is 2. What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis? क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? About the motion of an object whose distance time graph is a straight line. Straight line होना चाहिए। Distance time graph ड्रॉ किया, distance, time, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। अब उसका कर्व कैसा है? एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, कहां पर करनी है? पैरेलल होनी चाहिए टाइम एक्सिस के। तो टाइम एक्सिस के पैरेलल आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ना, तो कैसे आएगा? ऐसे। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हम इस ग्राफ के बारे में क्या कह सकते हैं? डिस्टेंस तो वही का वही है, टाइम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेशनरी है, रुका हुआ है। क्योंकि देखो डिस्टेंस वही है, अगर यहाँ पे 5 मीटर पे है तो 5 मीटर भी है। टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, यहाँ से अगर 10 सेकेंड है, फिर 20 सेकेंड होगा, फिर 30 सेकेंड होगा, है ना। टाइम इंक्रीज होता जा रहा है पर डिस्टेंस वही का वही है। तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? स्टेशनरी। सो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, डिस्टेंस, टाइम, एंड लिखोगे दैट द ऑब्जेक्ट इज एट स्टेशनरी। द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। और you can write the object is at rest. So this is the answer of question number 2. Now we will do question number 3. So question number 3, what can you say about the motion of an object if its speed time graph is a straight line parallel to the time axis? So speed time graph draw करना है हमें, but कैसा? straight line होनी चाहिए, straight line जो कि time axis के parallel हो। Okay?
स्पीड टाइम ग्राफ में हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल हो। तो ड्रॉ करो। दिस इज स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ जिसमें एक स्ट्रेट लाइन है टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो कैसे होगा? ऐसे, ठीक है। और ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑब्जेक्ट के बारे में हमें क्या बता रहा है? स्पीड देखो वही की वही है, टाइम बढ़ता जा रहा है बट स्पीड वही है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। ओके, सो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट is what is the quantity which is measured by the area occupied below the velocity time graph। velocity time graph अगर हो तो उसमें जो एरिया होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है हमें? इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया था कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करें तो उसके कर्व का एरिया का अंडर हमें क्या प्रोवाइड करता है? डिस्टेंस। हमने कहा था जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये कर्व है तो इसके अंडर जो जितना भी एरिया आएगा वो हमें क्या देगा? डिस्टेंस। बताया था ना। सो राइट दिस, द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी ऑफ द टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस। ओके, द एरिया ऑक्यूपाइड below the velocity time graph gives us the distance traveled by an object. Okay, in next video we will discuss equations of uniform accelerated motion. Till then, if you find it useful, then like it, share it and subscribe it. And if you have any doubt, then please do comment in the comment section given below. Thank you so much.